Okay, good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank Dr. Gurvinder and his team for coming to our campus and giving us insight about how to progress yourself after your graduation. What are the options for you after your 4 years? No doubt, in this semester we have started with the new program that on every Thursday we are going to have a 2 hours program for training and placement activity in the college for across different branches. So we started the first program today with CSE and IT branch, and I hope you all got some insight into that how you can think upon or what are the options for you in the coming times. No doubt we were also had some plans in our mind because since we have a paucity of time, so definitely next time, as I got feedback from one of the students also that there must be some kind of PNP interaction with the students on how we can prepare ourselves for the coming placement seasons and how we can be future ready or industry ready in the coming times. We are going to have that kind of sessions, and we are also going to talk about how TNP cell is helping in that, helping you in that to get you or you to land you at different kinds of opportunities in the coming times. So once again, I would like to thank Dr. Gurvinder. So now I would like to invite him on the stage. So a token of gratitude from Guru Nanak Dev Engineering College. So, sir, please come on the stage. Thank you, sir. तो मेरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अभी जो थोड़ा लिमिटेड रहेगा वो टुवर्ड्स द हायर स्टडीज रहेगा और आपका कैंपस प्लेसमेंट की तरफ रहेगा। कैंपस प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा यहीं से इनिशिएट करें कि कैंपस प्लेसमेंट में देखो आप लोगों के पास यहाँ पे कंपनीज आती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आप लोगों के पास आएगी, वो आप लोगों का स्किल चेक करेगा, आप लोगों का नॉलेज चेक करेगा, आपका पर्सनैलिटी वो चेक करेंगे। पर्सनैलिटी चेक करने के बहुत तरीके होते हैं। थ्रू द ग्रुप डिस्कशन दे कैन चेक योर पर्सनैलिटी, थ्रू द ग्रुप टास्क दे कैन चेक योर पर्सनैलिटी, थ्रू योर दिस एचआर पार्ट इज ऑल्सो देयर, ह्यूमन रिसोर्स के लिए जिसमें एक आपका अलग से भी एक इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू आपका पर्सनैलिटी चेक करते हैं। टेक्निकल स्किल्स एक अदर पार्ट है, राइट। तो अगर मैं ओनली कैंपस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि आपको किस तरह के स्किल एक्वायर करने, वो आप लोगों को पता है कि आपको जो कंपनीज आती हैं वो अपनी आपको पहले प्रीरिक्विजिट्स भेजती हैं कि ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा पार्ट उसमें पर्सनैलिटी वाला पार्ट लग जाता है कि ठीक है नॉलेज तो है पर्सन को, लेकिन क्या इसका पर्सनैलिटी हमारी कंपनी को सूट करेगा कि नहीं करेगा। ब्लफ करने की आदत तो नहीं है इसको, क्योंकि जो ये जितना भी इंटरव्यूज होता है इट इज नॉट ओनली लिमिटेड, मैं इसको ओनली कैंपस प्लेसमेंट तक लिमिटेड नहीं रखता। किसी भी हम इंटरव्यू की बात करें, चाहे आप किसी हायर स्टडीज के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप किसी पीएसयू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप किसी कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू योर टेक्निकल नॉलेज, इट इज नॉट द वाइवा। उस इंटरव्यू का जो फाइनल सिलेक्शन है वो तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है, कितने क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको इस चीज से लेके चलते हैं कि मेरे सर 10 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे, मेरे को सिर्फ 8 ही आते थे, या मैंने तो सिर्फ 5 का ही आंसर दिया। इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। टेक्निकल जो फील्ड होता है, जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है वो सारी चीजें। वो एक उनके दिमाग में बैक एंड एक चीज रहती है पर्सनैलिटी, कि ठीक है इसको क्वेश्चन का आंसर तो आता है, लेकिन क्या इसका क्वेश्चन का आंसर तरीके का करने का तरीका ठीक है, क्या इसका क्वेश्चन करने का तरीका ये ब्लफ तो नहीं कर रहा, अगर ये गेस करना चाह रहा है तो क्या ये मेरे से पूछ रहा है। देयर इज अ वे ऑफ गेसिंग द थिंग। अगर आपको नहीं आता है ऐसा तो नहीं आप झूठ ही बोली जा रहे हो। मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको अपनी इंटरव्यूज में ध्यान रखना होता है। बहुत स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने 10 इंटरव्यूज दे लिए, मैंने 5 इंटरव्यूज दे लिए, 2 इंटरव्यूज दे लिए, सर सारे इंटरव्यू बहुत अच्छे गए थे लेकिन मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं। अब मैं इसको थोड़ा रिलेट करके चलता हूं। थोड़ा पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। वी आर हैविंग द 3 प्लेटफॉर्म्स एज ऑफ नाउ। In 2011 we started the Engineers Career Point in Chandigarh, which is the totally offline platform जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं for GATE, engineering services and so many other exams, state exams for electrical, civil, mechanical, GATE for computer science and all.
And the second platform which we started in 2017, that is by the name of Yourpedia. Yourpedia का इस टाइम पे रफली 241K सब्सक्राइबर्स हैं, 2.5 लाख के आसपास बच्चा फॉलो कर रहा है। मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूंगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क ना आए, यार इसको ये चीज कैसे पता है, या किस अथॉरिटी से या किस कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं। उसके पीछे में आपको ये थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ रहा है कि हमारा हिस्ट्री क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, अब अगर सपोज मेरे को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, ऑब्वियसली मैं एक सिविल एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन करूंगा, या जो सिविल सर्वेंट है मैं उसके साथ जाके बात करूंगा। मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए मैं किसी डॉक्टर के पास जाके बात नहीं करूंगा, मैं लॉयर के पास जाके नहीं बात करूंगा जिसको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जिस भी पर्सन के पास जाके आपने कोई बात करनी है, आप डेफिनेटली ये चीज चेक करोगे कि क्या उस पर्सन को उस फील्ड का नॉलेज है या नहीं है। इस कारण से मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। देखो, योरपीडिया वी स्टार्टेड इन 2017, नवंबर 2017 में स्टार्ट किया था। और कोविड टाइम में इट इज नॉट लाइक कि हमने ही ओनली स्टार्ट किया 2017 में, बहुत प्लेटफॉर्म से जिन्होंने स्टार्ट किया, बहुत कोविड टाइम में डूबे भी, कोई बहुत ज्यादा राइज भी किए हैं। और एक चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो तभी ग्रो करेगी, पहला चीज अगर वो सोसाइटी की नीड को फुलफिल कर रही है, दूसरा चीज क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। अगर ये दो चीजें आप लोग कर रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो, वो किसी ना किसी टाइम में देर सवेर उसने चली जाना है। पहला चीज सोसाइटी की नीड को पूरा करना, और उस नीड को पूरा करने से पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसकी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। रेट रेस के मत जाओ कि ठीक है कोई गेट करवाने वाली कोचिंग वाले हैं तो मैं भी गेट स्टार्ट कर देता हूं, बहुत लोग कोचिंग ले रहे हैं, नहीं चलेगा सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हैं। रिक्वायरमेंट, वो नीड आइडेंटिफाई करो, वो गैप देखो कहां पे है, उसी चीज के लिए। और योरपीडिया ने भी यही किया कि हम लोगों ने गैप आइडेंटिफाई किए हैं कि जिसमें गैप में अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि अगर आप लोगों को सपोज इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, जीडी जीटी के लिए प्रिपरेशन करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप बोलोगे ये सर प्लेटफॉर्म है। और योरपीडिया ने उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ला दिया है। दिस इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जिसमें रफली 5000 प्लस बच्चा हर साल इंटरव्यूज जीडी जीटी के लिए, पीएसयूज, हायर स्टडीज, कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करता है। सेकेंड गैप वाज कि जिसने गेट का एग्जाम दे लिया या जिसने बीटेक कर लिया, उसको अवेयरनेस, काउंसलिंग कि मेरे को इसके बाद करना क्या है, मेरे को इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑन एन एवरेज जितना भी स्टूडेंट आईआईटीज में हायर स्टडीज के लिए जाता है, कोई भी ब्रांच का हो, 80 to 90% वो योरपीडिया से ही चैनलाइज होके जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मींस थ्रू द यूट्यूब वीडियोस और थ्रू द पेड सर्विसेज। तो कहने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि सो दैट कि जब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि मैं इंटरव्यू की ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये होता है, हायर स्टडीज में ये होता है, तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं यार इनका एक्सपीरियंस है, जो ये बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज होना जरूरी है कि ये इनका बैकग्राउंड ये है, इसी बेसिस के ऊपर ही हम लोग बोल रहे हैं। अब वी आर एट ए स्टेज की जिसमें IITs आर इनवाइटिंग योरपीडिया फॉर देयर एकेडमिक काउंसलिंग। एकेडमिक काउंसलिंग क्या होता है, सॉरी एकेडमिक प्रोफाइलिंग। यहां पे क्योंकि योरपीडिया इज अ प्लेटफॉर्म जो हायर स्टडीज के लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। यू विल नॉट फाइंड एनी प्लेटफॉर्म इन इंडिया कि जो किसी प्रोफेसर का इंटरव्यू कर रहा है आईआईटीज के और उससे पूछ रहा है कि आपका क्या रिसर्च चल रही है, किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, और अगर सपोज किसी बच्चे ने आपके अंडर अप्लाई करना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे को क्या आना चाहिए। देयर इज नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म अदर देन योरपीडिया। हर आईआईटी के डायरेक्टर का इंटरव्यू है, हर स्टूडेंट जो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कर रहा है तो वहां पे उनके इंटरव्यूज पड़े हैं, आप उनको सुन सकते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, राइट। अब हम वापिस अपने पॉइंट पे आते हैं कि जब हम इंटरव्यूज की बात कर रहे थे, आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए पॉइंट ऑफ की बात कर रहे थे, उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। जितना भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए पर्सनल, जैसे मैं बात कर रहा था कि बस सर मैंने 2 इंटरव्यू दिए, मैंने 5 इंटरव्यू दिए, मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या किसी ने आपको फीडबैक दिया, क्या किसी ने आपको फीडबैक दिया। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि अगर मैं इंटरव्यू तो दे आया, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, वो आपको नहीं पता चलेगा। देखो इंटरव्यू एक आर्ट होता है जिसमें इंटरव्यू को आपको अपने पीछे लगाना होता है, ये नहीं वेट करना होता कि ये मेरे को अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, थॉट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। वो प्रोसेस वो बाय द टाइम लर्निंग से आता है, मॉक लगा लगा के कहता है कि ठीक है मेरे को इंटरव्यू को अपने पीछे कैसे लगाना है। कि ठीक है उसने पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या होता है, 99% केसेस में यही इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यही होता है, यस और नो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आपको 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें इंटेंशनली बोलनी है, और उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो कि अगर मैं ये चीज इसको बोलूंगा,
और ये जरूरी नहीं है कि इट इज ओनली लिमिटेड टू द योर टेक्निकल फील्ड। ऐसा नहीं कि आप उसमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोलो, उसमें आप किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि सर माई फेवरेट माई हॉबी इज कुकिंग दिस थिंग, स्पेशल कर दो केस को। इट इज नॉट अबाउट सर माई हॉबीज आर कुकिंग प्लेइंग क्रिकेट, इट इज नॉट लाइक दैट। इंटरेस्टिंग बनाओ किसी भी चीज को, जब आपने बोलना उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हिमाचल से हूं या फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब से हूं, आप पंजाब से हैं, आप बोलो कि सर माई दिस हॉबी इज कुकिंग द दिस टाइप ऑफ फूड, साउथ इंडियन फूड या महाराष्ट्र फूड या इस टाइप का फूड, क्योंकि उससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। यार पंजाब का बंदा, इसका कैसे इंटरेस्ट आ गया, वो पूछेगा उस चीज के बारे में। और वो जो इंटरव्यू होती है वो एक टाइम होता है कि 10-15 मिनट का या 20 मिनट का, जिसको आपको अपनी डायरेक्शन में कंट्रोल करना होता है। यही आर्ट है इंटरव्यू को क्रैक करने का, कि जिसमें आप जिस दिन ये लर्न कर गए कि मेरे को इंटरव्यू को अपने पीछे कैसे लगाना है, कैसे मेरे को चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है, कैसे बोलना है, इंटरव्यू का आंसर दिया उसमें कुछ हिंट छोड़ो सो दैट कि अगला क्वेश्चन वो वहीं से पूछेगा। इस तरीके से आप इस आर्ट को लर्न कर जाओगे, राइट। अब जो मैं बात कर रहा था फीडबैक, फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि जब अब फीडबैक में भी दो तरीके का फीडबैक होता है। पहला फीडबैक होगा कि जो क्वेश्चन आपने बोला उसका आंसर दिया वो टेक्निकली करेक्ट है या नहीं है। भाई ये बताओ कि आपने इन्फोसिस क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट, व्हाई एचसीएल। अब आंसर तो आपने कर दिया, अब जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है वो आपको अपना एक्सप्रेशन नहीं देगा कि आपको उस क्वेश्चन से उसको सेटिस्फेक्शन मिला है नहीं मिला, उससे नहीं उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो ना ही आपको वो हिंट देगा, वो आपको फंसाता चला जाएगा और आपको लगेगा मैं तो आंसर कर रहा हूं, मैं तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, इंटरव्यू को तैयारी करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये है, अगर मेरे को क्रिकेट सीखना है तो मेरे को उसको तरीका क्या है, मैं देख के नहीं सीख सकता, मैं पढ़ के नहीं सीख सकता, मैं खेल के सीख सकता हूं। और अगर मैं वो क्रिकेट किसी ऐसे पर्सन के सामने जो कोच है, जो आपको फीडबैक दे सकता है कि अगर आपको ये आया तो इसमें आपको ऐसे अपनी टेक्निक फॉलो करनी है, अगर ये चीज आपको कोई फीडबैक दे सकता है, मॉक इंटरव्यूज लगाओ, फीडबैक लो और उसके बेसिस पे इंप्रूव करते रहो। इंटरव्यू को क्रैक करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, इट इज नॉट अबाउट द नॉलेज, इट इज अबाउट द पर्सनैलिटी, राइट। सो इस तरीके से आपको इंटरव्यूज को अपने आप को प्रिपेयर करना है। इट्स एंड सिमिलरली अगर हम जीडी की बात करें, ग्रुप डिस्कशन वगैरह की बात कर रही है, इसका भी यही तरीका है। सर मेरे को नॉलेज ही नहीं है ग्रुप डिस्कशन का, कि कैसे होती है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूं, कैसे मैं एंड कर सकता हूं, कैसे कंक्लूड कर सकता हूं। जीडी जब किसी चीज में आता है ना, तो सबसे पहला थॉट दिमाग में पता है क्या आता है कि सर टॉपिक क्या होगा, मेरे को अगर उस टॉपिक का नॉलेज ना हुआ मैं कैसे जीडी क्रैक करूंगा। यही आएगा कि जीडी स्पेशली जो फाइनल ईयर प्री फाइनल के स्टूडेंट हैं, जो यहां पे अभी कैंपस प्लेसमेंट के लिए फाइट करना है, तो जीडी का सबसे बड़ा फियर दिमाग में ये होता है कि भाई मेरे को अगर नॉलेज ना हुआ टॉपिक का, मैं बोलूंगा क्या उसको। इसी चीज के ऊपर एक 3 वीडियोस, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन आपके बेनिफिट के लिए बात कर रहा हूं। हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू कंक्लूड ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू एंटर इनटू ग्रुप डिस्कशन, 5-7 मिनट का 3 वीडियोस हैं। वो 3 वीडियोस देख के 8-10 बच्चे इकट्ठे हो जाओ और जीडी किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलना स्टार्ट करो। बिलीव मी, कोई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है जीडी का। यस, डेफिनेटली यस, कि अगर आपको उसमें से उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, डेफिनेटली यस, उसमें तो आपको एक एज मिल ही जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जीडी को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि मेरे को नॉलेज है ही नहीं टॉपिक का और मेरे से पूछेगा भी, मतलब एकदम से टॉपिक ऐसा ही आएगा जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। इस तरीके से 3 वीडियोस हैं इस योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसमें मिलियंस व्यूज गए हैं और टॉप का रैंकिंग वीडियोस है हाउ टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्ट करने का बेनिफिट होता है, कंक्लूड करने का बेनिफिट होता है। ऑल्दो कि जब आप जीडी करते हैं तो जो वहां पे एग्जामिनर होता है, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है क्योंकि वो बोलता है कि वो सभी को मैं इंट्रोड्यूस करने का मौका दूंगा, सभी को अपने पॉइंट्स रखने के मौके मिलेंगे, सभी को कंक्लूड करने का मौका मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि वो ओपन छोड़ देता हूं उसको, ठीक है, जिसने स्टार्ट करना इनिशिएट करना करो, एंड में बोलेगा ओके देन डन कंक्लूड, जिसने कंक्लूड कर दिया कर दिया। बीच में एंटर कैसे करना है, किसी को कट क्यों नहीं करना, कट करना है तो कैसे करना है, ये सिंपल से बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जिसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं, 15 से 20 मिनट। 3 वीडियोस हैं, इनको सुन लेना योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे। 101% योर जीडी विल बी क्रैक। उसमें नीचे कमेंट्स पढ़ना, आपको पता लग जाएगा कि इसका बेनिफिट है या नहीं है। 5-7 मिनट के वीडियोस है, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट, आई डिस्कस्ड अबाउट योर कैंपस प्लेसमेंट, this your interviews and how to prepare your interviews and this group discussion part, right? Anything else जो आपको पूछते हैं कैंपस प्लेसमेंट में? आपका टेक्निकल पार्ट वो तो देखो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको तो अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा।
लेकिन पर्सनैलिटी को डेफिनेटली यस आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो, यस जीडी को आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं और बताता हूं, टेक्निकल पार्ट में भी अगर आपको किसी चीज का क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, यू कैन हम्बली से सॉरी सर आई डोंट नो। और अगर आप गेस करना चाहते हो, सर कैन आई गेस, सर आई डोंट नो द आंसर, एग्जैक्ट आंसर, बट कैन आई गेस, अगर आप ऐसे हम्बली बोलोगे, यहां पे आपका पर्सनैलिटी वाला पार्ट भी रोल प्ले करता है। क्वेश्चन उसने टेक्निकल पूछा है, लेकिन इसमें आपका पर्सनैलिटी वाला पार्ट भी रोल प्ले करता है और उसका आपको बेनिफिट होगा। गेटिंग और नॉट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट माय फेवरेट पॉइंट, जिसके लिए ये मेरा सारा पीपीटी इसी के ऊपर ओरिएंटेड होगा, दैट इज रिलेटेड टू द दिस गेट एग्जाम। देखिए गेट एग्जाम का एक मैं आपको पहले ब्यूटी बताने जा रहा हूं। पूरे वर्ल्ड के अंदर गेट इज द ओनली एग्जाम, गेट इज द ओनली एग्जाम जिसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या हैं? यू कैन गो इनटू द हायर स्टडीज थ्रू दिस गेट एग्जाम, यू कैन गो इनटू द जॉब थ्रू दिस गेट एग्जाम, यू कैन गो अब्रॉड थ्रू दिस गेट एग्जाम, उसके बाद यू कैन गो इनटू द मैनेजमेंट कोर्सेज थ्रू दिस गेट एग्जाम, यू कैन गो इनटू द आईएम्स थ्रू दिस गेट एग्जाम। आप इंडिया के जो ब्रांड हैं, आईआईटीज, आईएम्स, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएसयूज, आईएसआरओ, डीआरडीओ, जितने भी पीएसयूज हैं, सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो थ्रू दिस वन सिंगल गेट एग्जाम के थ्रू होती है, विच इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अब गेट एग्जाम में हम बात करें कि गेट क्यों, मतलब रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्यों इतना ज्यादा ये पीक पे है, क्योंकि इसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। अच्छा, अब एक और नया गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ है, विच इज फॉर ऑल ऑफ योर्स बेनिफिट, दैट इज इस बार गेट 2024 में आईआईसी बेंगलोर करवा रहा है। उन्होंने एक नया गेट का पेपर स्टार्ट किया है, किसी को पता उसके बारे में? हाँ, किसी को पता उसके बारे में? कौन सा पेपर है वो? डेटा साइंस एंड एआई। इस बार 2024 में डेटा साइंस और एआई का नया पेपर स्टार्ट हो रहा है। छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है। देखिए, जो अभी मेरा प्रेजेंटेशन है, देयर में भी चांस शायद वो आउट ऑफ इंटरेस्ट हो कि नहीं है, मेरे को नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है, गेट तो वर्ड ही नहीं सुनना है, मेरे को तो प्लेसमेंट के लिए करना है। बट डेफिनेटली आपको अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट आपको ऑप्शन पता होना जरूरी है। और मैं आपको उस कंपैरिजन में लेके जाऊंगा कि आपको कंपैरिजन बीटेक, इमीडिएट बीटेक पास आउट के बाद नहीं करना है कि बीटेक जब मेरा पास आउट हुआ तो कौन किस बेटर पोजीशन में। मेरे फ्रेंड वालों का 10 का तो जॉब लग गया इन्फोसिस में, 5 का लग गया कॉग्निजेंट में, उसका 8 लाख का पैकेज, उसका 5 लाख का पैकेज, उसका 10 लाख का पैकेज। वो स्टेज नहीं है कंपैरिजन का। कंपैरिजन करने का स्टेज आता है आफ्टर द 5 to 10 ईयर्स। 5 से 10 साल बाद ही आप कंपैरिजन करोगे, उससे पहले कंपैरिजन नहीं करोगे। अगर उससे पहले आप कंपैरिजन करोगे, आप बहुत बड़ा मिस्टेक करोगे अपनी लाइफ का। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स अभी बताऊंगा कि जिसमें आपको क्योंकि वी स्टार्टेड इन 2011, हमने हर डोमेन में स्टूडेंट्स को भेजा है, पीएसयूज में भी, आईआईटीज में भी, हायर स्टडीज, अब्रॉड, कौन बेटर पोजीशन में, आपको मैं एग्जांपल देके अभी बताऊंगा और आप खुद एनालिसिस कर लेना, हाँ सर ये बात बिल्कुल ट्रू है और ऐसे ही होता है। तो कंपैरिजन कभी भी बीटेक की इमीडिएटली बात नहीं करना है। कंपैरिजन अगर आपको करना है तो कंपैरिजन बीटेक के 4-5 साल के बाद करना है। जैसे अभी सर से हम डिस्कशन कर रहे थे गगन सर से कि मैंने बोला कि सर बीटेक की इमीडिएटली बात कर लेना चाहिए, बच्चे को मास्टर्स हाई स्टडीज में जाना चाहिए। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि नहीं सर, 2 साल का अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या 1-2 साल का बच्चा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके जाएगा, उसके बाद अगर हायर स्टडीज के लिए जाएगा, उसको और ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू टू, आपको अगर कंपैरिजन करना है तो 5-7 साल के बाद करना है। यहां पे इमीडिएटली आपको दिखेगा कि उसका 8-10 लाख का पैकेज लगा, मेरा कुछ नहीं बना, मैं हायर स्टडीज में जा रहा हूं, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप। लेकिन 2 साल के बाद एमटेक प्रोग्राम, 3 साल के बाद एमएस प्रोग्राम, 5 साल के बाद डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में अगर सपोज आपका पैकेज ही जाके 30, 35, 40, 50 लाख का लग रहा है, हु इज इन द बेटर पोजीशन? यू टेल मी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी ऐसा करोगे या वो भी ऐसा करेगा, इट इज नॉट अबाउट दैट। लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल हैं अगर आप उस रास्ते को, उस करियर को अगर आप परस्यू करना चाहते हो, और अगर उसको परस्यू करोगे और तभी आप उस चीज में एफर्ट लगाओगे, अगर आपको उस चीज के बारे में अवेयरनेस होगा, अगर आपको उस चीज के बारे में पता होगा, राइट। अब यहां पे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर कौन है? फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, जस्ट रेज योर हैंड। गुड। गेट के बारे में पता है सारा, इसका एग्जाम स्ट्रक्चर? गेट का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। गेट में 65 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 180 मिनट्स का होता है। तो जिसमें आउट ऑफ 100 मार्क्स जो आपके 30 मार्क्स होते हैं वो आपका पार्ट आता है जिसमें इंजीनियरिंग, 15 मार्क्स का आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और 15 नंबर का आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पार्ट, 30 नंबर, और 70 नंबर का आता है आप इसमें आपका टेक्निकल पार्ट जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड।
राइट, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो ये आपका 100 मार्क्स। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन जिसमें एक से ज्यादा राइट आंसर होता है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है दैट इज अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक होता है और जिसमें आपको जो है आंसर पुट करना जाता है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये गेट का जो है वो एग्जाम स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों को सभी को पता होना जरूरी है। नेक्स्ट इज गेट एग्जाम क्यों लिखने। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और पता होगी कि आप लोग गेट अब 3rd ईयर ऑनवर्ड्स लिख सकते हो। इसके लिए फाइनल ईयर का वेट नहीं करना है, आपने 3rd ईयर ऑनवर्ड आप गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। 3rd ईयर फाइनल ईयर, उसके बाद कोई एज लिमिट नहीं है गेट का एग्जाम लिखने का, बिकॉज द गेट एग्जाम इज एक्चुअली मीन्ट फॉर द हायर स्टडीज। गेट का एग्जाम एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ था वो हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था। अब पीएसयू तो चलो ठीक है, आप 2009-10 से इसमें एंटर करना स्टार्ट कर गए हैं, इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर गए हैं, दैट इज द अदर पार्ट। अदरवाइज दिस एग्जाम इज एक्चुअली फॉर द दिस हायर स्टडीज। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं कि इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। अगेन जैसे मैंने आपको बात की थी, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, सोसाइटी के लिए भी, कंट्री के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। 1947 में पार्टीशन हुआ। एक टाइम आया कि जब लगा कि नहीं यार अब तो डेवलपमेंट तो अच्छे तरीके से कंट्री में करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर ये डेवलप ना हुआ तो बहुत ही पंगा पड़ जाएगा, बहुत ही हालत खराब हो जाएगी कंट्री की। अब आप लोग भी समझते हैं कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप स्टेज में अगर लेके आना है तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। क्या लॉयर कर सकता है कंट्री को डेवलप? क्या मेडिकल में डॉक्टर कर सकता है कंट्री को डेवलप? ओनली इंजीनियर कैन डू। कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक इंजीनियर से हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी से हो सकती है। जब तक टेक्नोलॉजी का जो आपका पार्ट है यहीं पे डेवलपमेंट नहीं होगा, यहीं पे नहीं टेक्नोलॉजी बनेगी, जब तक चिप्स यहीं पे बनना स्टार्ट नहीं होगा, जब तक सॉफ्टवेयर यहीं से बनने स्टार्ट नहीं होगा, जब तक हम आउटसोर्सिंग रोकेंगे कंट्री अदर कंट्रीज के साथ, तब तक नहीं चलेगा सिस्टम ये, राइट। तो सबसे पहला जो इसका रिक्वायरमेंट था गेट का एग्जाम टू प्रमोट द हायर स्टडीज, कि जिसमें R&D विंग, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो विंग है वो यहीं पे क्रिएट होना स्टार्ट हो, यहीं पे R&D पे काम होना स्टार्ट हो। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको लगता होगा कि इंडस्ट्रीज का तो काम है सर, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो इंडस्ट्रीज की होती है क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनते हैं, इंडस्ट्रीज में काम होता है। ऐसा नहीं है। R&D जो डिपार्टमेंट है वो होता है किसी भी कंट्री के अंदर, वो है प्रोफेसर करते हैं काम। यूनिवर्सिटीज में होता है प्रोफेसर उसके रिलेटेड काम करते हैं, राइट एवरीवन। सो हायर स्टडीज का नीड कहां पे पड़ा? उसमें कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, और उसको और प्रमोट करने के लिए, उसको और मोटिवेट करने के लिए बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप स्टार्ट किया। और इस टाइम पे जो स्कॉलरशिप है दैट इज 12,400 रुपीज पर मंथ फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, फॉर एमटेक प्रोग्राम, MS प्रोग्राम, एंड 35,000 रुपीज पर मंथ फॉर द डायरेक्ट PhD प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, जो इंटरेस्टेड है वो बैठ सकते हैं, बाकी लीव कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है फिर अदरवाइज उससे बैठेंगे तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। अगर ये चीज जरूर है लाइफ में ना, कभी भी आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। बाकी अगर कोई बैठेंगे तो प्लीज बैठिए, अदरवाइज फिर डिस्टर्बेंस होगा। जो जाना चाहते हैं प्लीज जा सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर बैठे तो बहुत अच्छे तरीके से सुनो इस चीज को जो आपके बेनिफिट के लिए, राइट। नेक्स्ट इज गेट का जो एग्जाम है वो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, राइट। 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो और आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हैं, 2 गेट के एग्जाम। क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को ओनली गेट तक लिमिटेड मत रखना, इसको करियर तक लिमिटेड रखना। कैसे रिलेट होंगी चीजें वो भी आपको एंड में कंक्लूड जब मैं करूंगा ना, तो एंड में जाके आपको इसका कंक्लूजन होगा, राइट। 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हैं। कौन कौन से 2 के गेट के एग्जाम लिख सकते हैं मैं आपको सारा बताऊंगा। डेटा साइंस AI कहां स्टार्ट हुआ, क्यों इन्होंने स्टार्ट किया है, उसके बाद की क्या अपॉर्चुनिटीज है वो मैं सारी आपको बताऊंगा अभी, राइट। उसके बाद गेट का एग्जाम क्यों लिखना है, वैसे मैंने रिलेट किया सारा। आपको जॉब के थ्रू जा सकते हैं, PSUs में उसमें जा सकते हैं, आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं, इंडिया अब्रॉड के लिए सारा ऑप्शंस होता है। अगर आप स्पेशलाइज्ड डोमेन में जाना चाहते हैं, AI में, मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इन डोमेन्स में अगर आप जाना चाहते हैं हायर स्टडीज में अपनी स्पेशलाइज्ड डोमेन में, देन दिस गेट एग्जाम इज देयर। आफ्टर दैट कुछ PSUs हैं यहाँ पे लिखे। ऑल्दो कि अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कंप्यूटर साइंस के लिए कौन से PSUs हैं। बहुत PSUs हैं जो हर साल अपनी वैकेंसीज को कंप्यूटर साइंस के लिए इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। ISRO ने देखो इस बार कितना ज्यादा नंबर में इस बार रिक्रूट कर रहे हैं। और आपका जो मेन PSU है वो आपका NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको ज्वाइन करने के लिए बहुत इंटरेक्शंस का वीडियोस पड़ा है, जिसमें बच्चों ने बोला है 25, 30, 40 लाख की नौकरी छोड़ने को तैयार है। ऑल्दो कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करती है चीजें। NIC को ज्वाइन करने के लिए तो कोई तो रीजन होगा उसके लिए। ऑल्दो आई क्लियरली मेरा अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे कि सर PSUs वर्सेस हायर स्टडीज, ऑलवेज द हायर स्टडीज वर्सेस द जॉब।
गो फॉर द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज हमेशा एक अच्छी ऑप्शन होती है। रीजन उसके पीछे बहुत सारे हैं। पहला चीज, हायर स्टडीज ब्रांडिंग जो आपको देगा कि अगर आप आईआईटी से कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी से कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है जो लाइफ लॉन्ग आप लोगों के रेज्यूमे के ऊपर रहेगा कि सर आई एम द एलुमनी ऑफ दिस आईआईटी, आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस आईआईटी। वो सबसे बड़ी चीज है ब्रांड, जिसका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है। जिसको अगर आप किसी को भी बताओगे कि सर मैंने आईआईटी से ये किया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बिलीव मी कोई आपको ये नहीं कहने वाला आईआईटी वो क्या होता है, वो कौन से कॉलेज है, कोई नहीं कहने वाला। रीजन बिहाइंड, क्योंकि आईआईटी जो है वो एम्प्लॉयर्स क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयज क्रिएट नहीं करते हैं। इसके ऊपर बहुत डिबेट चलता है कि आईआईटी का जो सिस्टम है, आईआईटी का जो इकोसिस्टम है, वो किस चीज के लिए बना है, एम्प्लॉयज क्रिएट करने के लिए बना है, एम्प्लॉयर्स क्रिएट करने के लिए बना है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके ऊपर डिबेट है जो चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग है। लेकिन मेरा मानना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करता है कि जिसको एक्सपोजर है, जो करना चाहता है लाइफ में, ग्रो करना चाहता है लाइफ में, एक्सपोजर चाहता है, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, रिस्क लेने से नहीं घबराता है, देन एंटरप्रेन्योरशिप और दी स्टार्टअप्स आर मीन फॉर देम। और उसके लिए एक्सपोजर होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको एक ऐसे इकोसिस्टम में जाके मिलेगा जहां पे आपको वैसा ही सोसाइटी है। यहां पे सोसाइटी क्या है कि यहां पे ज्यादा हमें जो चीजों को मोटिवेट करने के लिए मिलती है वो फॉरेन जाने के लिए होगा, या फॉर एग्जांपल कैंपस प्लेसमेंट के लिए, या XYZ अदर चीजें। हमारे यहाँ पे जो इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसमें हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, कुछ क्रिएट करने की बात करते हैं। शायद हमारा इकोसिस्टम वैसा नहीं है कि जिसमें हमें ये वो एक एक्सपोजर नहीं मिलता या वैसा एक ग्रुप नहीं मिलता। हम किसी अगर ऐसे पर्सन से बात करेंगे कि जो बाहर जाने के लिए प्लान कर रहा है, फॉरेन जाने के लिए प्लान कर रहा है, अगर उससे बात करेंगे हम गेट के ऊपर, पागल है क्या सोच रहा है तू, यहीं से कर लेना, बाहर चलते हैं 20-25 लगा के ऐश करेंगे, नहीं। और एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, आप सभी लोग इंजीनियर हैं, जो भी फॉरेन जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं एक लाइन उनको सभी के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, गो एज एन इंजीनियर, डोंट गो एज अ लेबरर। आप टेक्निकल पर्सन है, टेक्नोक्रेट हैं, गो एज एन इंजीनियर, डोंट गो एज अ लेबरर। बहुत ऑप्शंस हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, पीएचडी प्रोग्राम में बच्चे नहीं मिलते हैं, और जो पीएचडी होती है वो वर्ल्ड वाइड फुल्ली फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं। 3,000-4,000 US$ पर मंथ का आपको स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप मिल रहा है। खाली पड़ी है, उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। देखो आईटीज की, सॉरी जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी साइट्स खोल के देखो, प्रोफेसर देखो क्या काम कर रहे हैं, और उसमें देखो उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ है वहां पे कि मेरे अंडर इस पोस्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए 3 वैकेंसीज हैं, इतना स्कॉलरशिप मैं दूंगा। लेकिन यू हैव टू बी कैपेबल, आपका प्रोफाइल वैसा होना चाहिए कि जिसमें आपको मैं इतना ऑफर कर सकूं। अगर आप मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो देन यस यू कैन कम हियर, और मेरे अंडर आके आप पीएचडी कर सकते हैं, इस टॉपिक पे काम कर सकते हैं। क्योंकि पीएचडी क्या होती है, पीएचडी तो एक जॉब होती है, पीएचडी कोई स्टडी नहीं है। आपको 35-40 हजार या $3-4 हजार जो आपको दे रहा है पर मंथ, वो आपको आपकी स्टडीज के लिए थोड़ा दे रहे हैं, वो आपसे काम ले रहे हैं। उनके पास प्रोजेक्ट है प्रोफेसर के पास, जो मैंने बात की विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। प्रोफेसर के पास जो प्रोजेक्ट है जो उसको पूरा करना है टाइमली, प्रोफेसर को भी नीड है, आपको नीड है, पीएचडी करनी है, मेरे को हायर स्टडीज प्रोग्राम करना है, तो ये हर किसी का बेनिफिट है। और वो जो प्रोजेक्ट है वो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, वो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसके हिसाब से ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। पीएचडी प्रोग्राम ऐसे चलते हैं, राइट। सो इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, इंजीनियर के तौर पे जाओ, एक लेबर के तौर पे मत जाओ, अपने स्किल के बेसिस पे जाओ, अपनी नॉलेज के बेसिस पे जाओ, अपने प्रोफाइल के बेसिस पे जाओ। स्कॉलरशिप अवेलेबल है, स्टाइपेंड अवेलेबल है, लेकिन बस हमें अप्रोच करना है कंट्रीज को, प्रोफेसर्स को अकॉर्डिंगली। हमें पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या है, हमें प्रोसीजर अभी तक पता है। आप किसी के पास जाओगे, एजेंट के पास, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को पढ़ने के लिए जाना है, अगर आप पढ़ने के लिए भी वर्ड यूज करेंगे तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, आइलेट्स का एग्जाम लिखो। कौन सी कंट्री, ये कंट्री, अच्छा आइलेट्स का एग्जाम लिखो, इतने बैंड लेके आओ, टॉफल का एग्जाम लिखो, पीटी लिखो, जीआर लिखो, इतना स्कोर लेके आओ, फिर हम देखेंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। नहीं, दिस इज नॉट द वे। देयर इज अ रिवर्स इंजीनियरिंग एग्जिस्ट। रिवर्स इंजीनियरिंग एग्जिस्ट करती है जिसमें तुम डायरेक्टली प्रोफेसर को अप्लाई कर सकते हो, और अगर प्रोफेसर ने आपको यस बोल दिया, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बिलीव मी फ्रेंड्स, कि जिसका जीआरई टॉफल ये वेव ऑफ हो जाता है, स्कॉलरशिप भी मिलता है और तुम लोग इजीली वहां पे जा सकते हो। दिस इज द एक्चुअल वे, जो भी आप इंजीनियर अगर सपोज फॉरेन जाना चाहते हो, दिस इज द एक्चुअल वे टू गो अब्रॉड। लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स कि जिसमें हायर स्टडीज में मैं मतलब जॉब का मैं हम लोग बात ही नहीं करूंगा मैं इतना इस चीज के ऊपर, क्योंकि जॉब के लिए तो ऑप्शंस आपके पास हैं, बहुत ऑप्शंस है जॉब के लिए, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। चाहे हम कैंपस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे हम ऑफ कैंपस बात करें, बहुत अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास। लेट्स टॉक अबाउट द सम हायर स्टडीज ऑप्शन आफ्टर द बीटेक।
तीन प्रोग्राम आप लोगों के पास होते हैं। एक होता है एमटेक प्रोग्राम 2 ईयर प्रोग्राम जिसमें 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। एमएस प्रोग्राम 3 ईयर प्रोग्राम 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम अगेन टू प्रमोट द रिसर्च इन द कंट्री दीज प्रोग्राम्स आर स्टार्टेड। क्यों स्टार्ट हुआ है? एमएस, इसको कई आईटीज के अंदर एमटेक रिसर्च भी बोल देते हैं। टू प्रमोट द रिसर्च, प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इस कंट्री में, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कंप्लीट हायर स्टडीज प्रोग्राम। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम 5 साल का प्रोग्राम होता है आफ्टर दी बीटेक, जिसमें जो स्कॉलरशिप है 35,000 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। एक पीएमआरएफ स्कॉलरशिप होता है, पता किसी को इसके बारे में? पीएमआरएफ, पीएमआरएफ एक पीएचडी होती है, पता किसी को इसकी फुल फॉर्म? प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। एक पीएमआरएफ एक स्कॉलरशिप होती है पीएचडी के लिए। ये आप एमटेक के बाद भी कर सकते हैं, एमटेक के फर्स्ट ईयर के बाद भी आप एंटर उसमें कर सकते हैं, बीटेक के इमीडिएटली बाद भी कर सकते हैं, जिसमें आपको जो स्कॉलरशिप है वो 70,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप। इसमें डायरेक्टली आपको इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है, अगेन प्रोजेक्ट्स हैं आईटी प्रोफेसर्स के पास, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटीज के पास है, आईटीज, एनआईटीज, आईएसआर, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे पीएमआरएफ पीएचडी होती है। मतलब जहां पे रिसर्च फैसिलिटी है वहां पे उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा और आपको अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंगली बनाना है, एक रिसर्च प्रपोजल अकॉर्डिंगली लिखना है, इंटरव्यू फेस करना है और सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे से आईटी रोपड़ जाके आए थे, उससे पहले आईटी मंडी गए थे, आईटी हैदराबाद गांधीनगर गए थे। नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू आईटी हैदराबाद फॉर देयर एकेडमी प्रोफाइलिंग। बहुत स्टूडेंट हमें वहां पे मिलते हैं कि जो पीएमआरएफ के अंडर हैं, इंटरव्यूज पढ़े, आप सुनेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा बेटर पर्सन पीएमआरएफ के बताने के लिए वो है जिसने वो प्रोसीजर फॉलो करा है। और मैं भी अगर आपको कोई चीज बता रहा हूं तो उनका सुन के ही बता रहा हूं कि ये प्रोसीजर होता है, कि आपको अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना पड़ता है। बीटेक के दौरान कोई प्रोजेक्ट करना अच्छा सा, कुछ क्रिएट करना, और वो तुम अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखते हो, फिर आप अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्टिंग होगा, फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पूछना, उसमें टोटली हार्डकोर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, देन यू विल बी एंटर इनटू द दिस पीएमआरएफ। पीएमआरएफ के बाद की ऑप्शंस, इतना अगर पैसा तुम्हें पीएचडी के अंदर मिल रहा है, थिंक अबाउट कि उसके बाद का जो प्लेसमेंट है या उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो किस लेवल तक जाएंगी आप लोगों को। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। कोई कैट के थ्रू एमबीए करके आईएम्स में जाना चाहता है कोई? यहां पे कैट का एग्जाम लिखना चाहता है कोई? नहीं? मैनेजमेंट कोर्स में नहीं जाना चाहते? आईएम्स में नहीं जाना चाहते? नहीं? चलो, वैसे मैं आपको बता देता हूं अपनी नॉलेज के लिए कि देखो, आईएम्स में जो आपके एमबीए के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप कैट के थ्रू जा सकते हैं, ओनली कैट यू नो दैट कि कोई भी ग्रेजुएट उसको लिख सकता है, लेकिन गेट का एग्जाम है टेक्निकल पर्सन मींस आप बीटेक लिख सकते हैं, ऑल्दो कि अब ये नॉन टेक्निकल के लिए भी स्टार्ट हो गया है, ह्यूमैनिटीज के लिए भी स्टार्ट हो गया गेट का एग्जाम, क्योंकि आईटीज के अंदर आपके प्रोग्राम हैं वहां पे जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, इंग्लिश वगैरह के, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के वो रिलेटेड वहां पे कोर्सेज हैं, तो वहां पे भी ह्यूमैनिटीज का स्टार्ट हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एमबीए प्रोग्राम फ्रॉम द आईआईटीज। अब अगर हम आईआईटीज की बात कर रहे हैं तो आईआईटीज इज अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो अगर सपोज वहां पे एक बीटेक ग्रेजुएट अगर गेट के थ्रू जा रहा है, कोई भी ग्रेजुएट ब्रांच का बच्चा वहां पे जा सकता है, तो योर प्रोफाइल विल बी टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल। और वो सारी कंपनीज जो आपकी प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं वो सभी को मैनेजरियल प्रोफाइल में, जिसका टेक्निकल भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल्स भी उसने एक्वायर किए हुए हैं, दो प्रोफाइल के लिए टेक्नो मैनेजरियल होता है। ये एमबीए प्रोग्राम हर आईआईटी के अंदर है। अभी फॉर एग्जांपल डॉम्स आईआईटी मद्रास, आईयूआर आईआईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी बेंगलोर, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी दिल्ली, हर आईआईटी के अंदर, हर आईआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। और उन मैनेजमेंट कोर्सेज अगेन द प्लेसमेंट्स आर दी बेस्ट, ब्रांडिंग है, प्लेसमेंट्स है, नॉलेज है, वो सारा कुछ एक्सपोजर है, एक्सप्लोर कर पा रहे हो आप चीजों को, आपको इकोसिस्टम वैसा मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं आपको इस गेट के एग्जाम के थ्रू, विच इज अ मैनेजमेंट कोर्सेज। एक और इंस्टीट्यूट है विच इज नोन एज बाय द नेम ऑफ निटी बॉम्बे। सुना किसी ने उसका नाम? निटी बॉम्बे का नाम सुना किसी ने? अभी वैसे मैंने उसको लिस्ट में से हटा दिया है, क्योंकि अगर आप मेरे से पूछते ना कि सर एक चीज बताओ, इतना कुछ बता दिया गेट के थ्रू, एक चीज बताओ बेस्ट क्या है, दैट वाज निटी बॉम्बे। अब वाज मैंने क्यों लगाया? क्योंकि वो इसी साल अभी कुछ एक महीने पहले दैट निटी बॉम्बे हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द आईएम बॉम्बे, तो अब वहां पे जो एंट्री होगा वो होगा आपका थ्रू द कैट एग्जाम, राइट? तो मैनेजमेंट कोर्सेज भी आप एंटर कर सकते हैं थ्रू दिस सिंगल एग्जाम दैट इज नोन एज द गेट एग्जाम। उसके बाद अबाउट द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, फॉरेन में भी अगर आप जाना चाहते हो थ्रू द गेट एग्जाम, ऑल्दो कि विदाउट गेट भी बहुत ऑप्शंस होती हैं,
आप जा सकते हैं, मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। प्रोफेसर को अप्लाई करो, शॉर्टलिस्ट करो, कंट्री डिसाइड करो, यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई करो, उनकी वेबसाइट खोलो, देखो प्रोफेसर क्या काम कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल अकॉर्डिंगली क्रिएट करो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो और उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 101% आपको रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो तभी आएगा अगर आप अपना प्रोफाइल, अपना जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है अकॉर्डिंग लिखेंगे, तभी आपको कॉल आएगा। कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो गेट के थ्रू फॉरेन के अंदर जो एमएस प्रोग्राम के लिए करते हैं? कौन सी कंट्रीज है, सॉरी कौन सी यूनिवर्सिटीज है? किसी यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हैं? नहीं? ननियान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख और RWTH जर्मनी, क्रैनफील्ड इंग्लैंड, यूके। ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू आपका जो है हायर स्टडीज के लिए ऑप्शन लेते हैं और इसमें स्कॉलरशिप होता है और आपका उसके बाद का प्लेसमेंट और वो सारा, आपको पता है कि फॉरेन हर कोई जाना चाहता है, तो उसके बाद का जो लाइफस्टाइल है, उसके बाद का जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हैं। 2 गेट के एग्जाम कौन कौन से हैं? जैसे एक तो आप गेट कंप्यूटर साइंस में लिख सकते हैं, इस बार अभी एक नया गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, दैट इज फॉर द डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं कि आपको डेटा साइंस और एआई का इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, नीड क्यों फील हुआ है इस एग्जाम का। देखिए, अगर आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, आप लोग इजीली आईटीज के अंदर डाटा साइंस और एआई के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मैकेनिकल वाला भी डाटा साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है, सिविल वाला भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी अप्लाई कर सकता है, हर ब्रांच का बच्चा उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसका नीड क्या हुआ, इसका क्यों उन्होंने फिर एग्जाम ही क्यों स्टार्ट कर दिया डाटा साइंस और एआई का? देखो, एक चीज आपको भी पता है कि जो इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, जो इंडिया के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होते हैं, पूरे वर्ल्ड की उसकी रिक्वायरमेंट है। अब डाटा साइंस और एआई कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, इसकी नीड कहां पे फील हुआ है कि जब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का बच्चा डाटा साइंस एआई में जा रहा है, तब भी वो कॉपअप कर लेता है, मशीन लर्निंग वगैरह में कॉपअप कर लेता है। लेकिन अगर सोचो मैकेनिकल इंजीनियर उस कोर्स के लिए जा रहा है, अगर सिविल इंजीनियर उसके लिए कोर्स के लिए जा रहा है, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम में तो उससे वो मैथमेटिक्स पूछेगा, उसका प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछेगा और हल्का फुल्का बेसिक पूछ लेगा डाटा साइंस वगैरह में कि डाटा साइंस क्या होती है, आपको क्या लगता है, एआई क्या होता है, ये कैसे सिस्टम वर्क करता है, उतना सा बच्चा प्रिपेयर करके चला जाता है। और उस टाइम पे इतना ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती इंटरव्यूअर की फ्रॉम नॉन सीएससी स्टूडेंट्स। लेकिन अगर सपोज उन्होंने बोला कि ठीक है, जब वो वहां पे ज्वाइन कर जाते हैं, देन दे फील कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको 2-3 महीने तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर काम करना पड़ जाता है जिसके लिए कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट वो इमीडिएटली प्रिपेयर होता है। तो 2-3 महीने वाला जो गैप है वो कम करने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है यार, तुम्हें अगर रिक्वायरमेंट है, तुम्हें अगर नीड है, तुम्हें अगर किस डोमेन में जाना चाहते हो, तो यू कम विद प्रिपेयर्ड। आप प्रिपरेशन करके आओ, अपना उस डोमेन का ही प्रिपरेशन करके आओ, उसका बेसिक नॉलेज एक्वायर करके जाओ। क्योंकि अगर एक गेट मैकेनिकल के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डाटा साइंस कोर्स में, और अगर आप एक मैकेनिकल स्टूडेंट ही गेट डाटा साइंस और एआई लिख के अगर अप्लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली जो बेनिफिट है वो डाटा साइंस और एआई को मिलेगा, क्योंकि उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हैं उस पर्टिकुलर डोमेन को लेके, उस पर्टिकुलर डोमेन। दैट इज द वेयर इट वाज दिस नीड वाज रिक्वायर्ड। एआई एमएल आप भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, अभी कुछ कॉलेजेस में करिकुलम में इन्होंने ऐड कर दिया है एआई एमएल को, डाटा साइंस वगैरह को, लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी उस डेप्थ में नहीं पढ़ता है। लेकिन अब इन्होंने अपना पूरा कोर्स करिकुलम भी डाटा साइंस से एआई से रिलेटेड बना दिया कि अपना तुम बेसिक नॉलेज एक्वायर करके आओ, सो दैट कि तुम्हें यहां पे आके दिक्कत ना हो और तुम डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सको जिसका नीड है मार्केट को, जिसका नीड है इस कंट्री को, राइट। अब मैं बात कर रहा था 2 गेट पेपर की। देखो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, आई थिंक विजिबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर आप पेपर लिखते हैं, जैसे 2 पेपर मैंने बताया, तो अदर पेपर आप कौन कौन से लिख सकते हैं? जैसे आप लिख सकते हैं डाटा साइंस में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख सकते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में लिख सकते हैं, फिजिक्स में लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस से अगर आप गेट का पेपर दे रहे हो तो सेकंड पेपर आप ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंगल पेपर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको 2 पेपर ही देने हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और थर्ड ईयर में पेपर देने का बेनिफिट क्या है, ये भी पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने उसको स्किप कर दिया। थर्ड ईयर में बेनिफिट क्या है देने के? थर्ड ईयर में बेनिफिट आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक चांस ज्यादा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि आपके पास कॉइन है, हेड लाना है, 1 चांस है, 2 चांस है, 3 चांस है या 4 चांसेस है, किस केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? एक ही बार हेड लाना है, किस केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी तो पढ़ के आए हैं सभी प्लस 1 प्लस 2 में, हाँ
जिसमें ज्यादा चांसेस होंगे, एक ही बार हेड लाना तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यही चीज इसके लिए एप्लीकेबल भी है कि आपको पूरा साल मेहनत करने के बाद एक 3 घंटे का पेपर, अगर सपोज वो 3 घंटे आपके लिए अच्छे नहीं गए, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बेस पे मैं अपनी पूरी लाइफ डिसाइड करूं। नहीं, इसके लिए चांसेस बढ़ाने के लिए थर्ड ईयर में भी गेट का एग्जाम दो। जो भी करना चाहते हैं, जिसने भी प्लान किया कि सर मेरे को फाइनल ईयर में भी देना है, वो तो ठीक है, थर्ड ईयर में भी दो, डाटा साइंस और एआई पेपर के साथ दो, और तुम उसमें अच्छा स्कोर करने का कोशिश करो। नहीं अच्छा आएगा तो तुम्हारे पास एक और चांस रहेगा फाइनल ईयर में, ऑल्दो कि तुम उसके बाद जितनी मर्जी बार लिखते रहो, लेकिन थर्ड ईयर में एक प्रायर बेनिफिट आपको उसका मिल जाएगा कि आप लोग कॉलेज के साथ रहते रहते इजीली मैनेज कर सकते हो। और डाटा साइंस और एआई का जो करिकुलम है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट फॉर द योर प्लेसमेंट ऑल्सो। प्लेसमेंट के अंदर ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देगा। ये डाटा साइंस और एआई का, इसका सिलेबस उठा के देखना, डीबीएमएस है, इसके अंदर एल्गोरिथम है, स्टैटिस्टिक्स इन्होंने डाला है, प्रोबेबिलिटी वगैरह डाला है, एआई डाला है, एमएल डाला है, इसका सिलेबस के अंदर देखना, ये सारे टॉपिक्स इन्होंने डाले जो आपकी कैंपस प्लेसमेंट को आपको बेनिफिट देंगे। तो जो भी आप लोगों में से थर्ड ईयर में अभी जाएंगे या इस बार हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, प्लान करो थर्ड ईयर में गेट का डाटा साइंस के साथ देने के साथ। सेकंड, अगर आप लोगों में से कोई भी हाई जॉब के लिए टारगेट कर रहा है, पीएसयू की जॉब के लिए टारगेट कर रहा है, तो गेट आपने कंप्यूटर साइंस में ही देना है। अगर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तो आपको गेट कंप्यूटर साइंस में ही देना है, क्योंकि अदरवाइज एलिजिबिलिटी नहीं बनेगा। ये बहुत प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को बाद में कि सर मेरा बीटेक इस ब्रांच में है और मेरा गेट इस ब्रांच में मैंने डाटा साइंस से दे दिया, मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा रैंक है, तो क्या किस पीएसयू से मेरे को कॉल आएगा? पीएसयू से कॉल नहीं आएगा, ऑल्दो कि ये पहली बार हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन नहीं आएगा। सेकंड पेपर से कभी गेट के इसमें जो है पीएसयू अलाउड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में दे दिया, स्कोर मेरा बहुत अच्छा है, रैंक मेरा बहुत अच्छा, मैं एक भी पीएसयू में अलाउड नहीं हूं बैठने के लिए, राइट? तो ये चीज है, सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। अब मैं इसको समअप कर रहा हूं, मैंने जहां से स्टार्ट किया था कि आपको प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट को अगर आपको ऑप्ट करना है तो प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू, जीडी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पर्सनैलिटी ट्रेट जो है, एक फीडबैक के लिए एक एक्सपर्ट को अपना इंटरव्यू दो, बेसिक क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और अगला क्वेश्चन जो आपको इंट्रोडक्शन के बाद का होता है वो आपका जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला उसी से ही पूछेगा इंटरव्यूअर। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन ब्यूटीफुली नहीं बोला, अच्छा नहीं बोला, उसमें कुछ हिंट नहीं दिए, तो वो कहीं भी से भी रैंडमली क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको ट्रबल हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करो, टेक्निकल आपका अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन टेक्निकल में अगर सपोज आपको कोई चीज नहीं आती है, हाँ ऑब्वियसली अगर बेसिक की चीज नहीं पता तो वो ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहेगा। जहां पे डिफिकल्टी लेवल पे बढ़ाने में फंसे, क्लियरली बोल सकते हो सॉरी सर आई डोंट नो, और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, मॉक इंटरव्यूज लगाना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करते रहो, इजीली यू कैन क्रैक द इंटरव्यूज, राइट? हायर स्टडीज के लिए हमने बात की है। अच्छा, हायर स्टडीज में मैं एक चीज और बोलता हूं मैं कि जो भी पैसा कमाना चाहता है, जो भी पैशन है जिसको काम करने को लेके, पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए नहीं बना है। गो फॉर द हायर स्टडीज, गो फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसके लिए ही प्राइवेट है। और उससे भी ऊपर जो आ जाती है फिर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है, उसमें आपके स्टार्टअप्स आ जाते हैं, आपके खुद की चीजें क्रिएट की हुई आ जाती हैं, जिसको रिस्क लेना आता है, जिसको पैशन है काम करने को लेके, नॉलेज है, सुप्रीम पावर हमेशा नॉलेज रहेगी। नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग आपको जो कॉन्फिडेंस देती रहेगी, क्योंकि बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको किसी लैंग्वेज का नॉलेज है, किसी लैंग्वेज के बारे में पता है, आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर सकते हो चीजों को। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो अटकोगे ही अटकोगे। सुप्रीम पावर इज द नॉलेज। नॉलेज एक्वायर करो, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, चाहे रिटन एग्जाम की बात करें, चाहे जीडी की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, वो सारा का सारा जो है आपका कॉन्फिडेंस से ही रिलेटेड है। और कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आएगा, वो आएगा आपको नॉलेज एक्वायर करके। स्पेशलाइज्ड बन जाओ, पैकेजेस के बारे में मत सोचो, पैसे के बारे में मत सोचो, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। अगर आपके पास ब्रांड है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप लोगों के पास स्किल है, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाना है। और उसके लिए इफ यू आर कैपेबल, देन देयर इज नॉट एनी स्टेज कि मेरे को अभी सर इमीडिएट जॉब चाहिए, या साल के बाद मिल जाए, या 2 साल के बाद मिल जाए, या 4 साल की मिल जाए। नहीं करना है कंपेरिजन, ऐसा नहीं करना है। तो कंक्लूजन अपना, अगर आपने कंपेरिजन करना है तो कंपेरिजन करना है डाउन द 5-7 ईयर्स। जो भी आज मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसमें से जो आपको बेस्ट चीज लगी है, हिट की है कोई भी चीज, उसको घर जाके एक बोर्ड के ऊपर लिख लेना। भूल जाओगे चीजें, 2-4 दिन के अंदर चीजें भूल जाओगे, ना भूलो, घर जाके बोर्ड के ऊपर अपना जाके वहां पे एक लिख लेना कि ये चीज मेरे को पढ़नी करनी है, और डेली उसको पढ़ते रहना।
डेली उसको पढ़ते रहना, सो दैट कि आप उसको रिकॉल कर सको, याद कर सको और उसके पीछे पड़ जाओ। जो भी चीज आप डिसाइड करोगे, चाहे वो आपका कैंपस प्लेसमेंट है, चाहे वो आपका हायर स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो अब्रॉड जाने से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, उस चीज के पीछे पड़ जाओ। दूसरा चीज, प्रॉब्लम कहां से आएगा? प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करोगे। बोलते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वो खुद क्रिएट कब करते हो? कि जब आप चीजें डिस्कस करते हो अदर सिस्टम के साथ, कि ठीक है एक ग्रुप है, ये सभी ने पांचों ने फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं, हम लोग 6-5 बच्चों का ग्रुप है जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना चाह रहा है, हम ये 5-6 बच्चों का ग्रुप है जो हायर स्टडीज के लिए देख रहा है। अगर आप मिक्सिंग कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने टारगेट सेट करो, अपने गोल सेट करो, लिख लो। जिस दिन आपका उस डोमेन में सेटलमेंट हो गया, हर किसी को अपने आप पता लग जाएगा, किसी को बताने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती है? जब हम इनिशियल डिसाइड कर लिया कि मैंने डिसाइड कर लिया, हाँ मेरे को गेट देना है डाटा साइंस से, अच्छा स्कोर करना है, मेरे को आईआईटी जाना है, मेरे को प्लेसमेंट लेना है 40-50 लाख का, और आपने पूरे सभी को बता दिया कि यार एक बंदा आया था जो उसने ऐसी बातें बोली और मैंने ये डिसाइड किया, मैंने भी ये करना है, उसी दिन प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, उसी दिन आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लोगे। ऐसा नहीं करना है, अपना डिसाइड करो और अपने रास्ते के ऊपर लग जाओ। जिस दिन मिल जाएगी सक्सेस, आपको अपने आप कंपैरिजन मोड में आ जाओगे, अपने आप कंपैरिजन करने की जरूरत उसमें आ जाओगे, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को बताने की। राइट एवरीवन? उसके बाद इन द एंड मेरे को एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, किसी भी चीज से रिलेटेड एनी क्वेरी, डाउट पूछना कुछ आपने? हाँ, आप जो पीछे देख रहे हैं, नहीं कोई क्वेरी आपको किसी भी चीज का, कोई क्वेश्चन, किसी भी कोई उल्टा सीधा कोई भी डाउट आता है दिमाग में, आप पूछ सकते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट कि कोई ना कोई क्वेरी, पहला क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, उसके बाद पूछेंगे कोई भी क्वेरी किसी भी चीज का। हेजिटेशन होते है शुरू में पहला क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, Sir, आप first of all, sir, हाँ जी। I just want my name is Sohail from IT Core here, and my question is, आप like consultancy भी करते हैं? For example, somebody want to do MBA from foreign university, तो आप उसकी काउंसलिंग वगैरह प्रोफाइल बिल्डिंग में भी यस वी हेल्प फॉर दैट। हमारा जो यूरोपीडिया ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर आप वेबसाइट ओपन करें, अगर जो हमारा यूरोपीडिया ग्लोबल, क्योंकि हमारी फॉरेन की टीम एक टोटली डिफरेंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं, कोई यूएसए से गाइड कर रहा है, कोई यूके से, कोई नॉर्वे से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, पूरी टीम है जो ग्लोबल के लिए हमारा गाइडेंस होता है। उसमें आप क्या करें, उनकी वेबसाइट विजिट करके वहां पे एक फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन का ऑप्शन आता है, आप अपनी उसमें प्रोफाइल डाल लीजिए, हमारे जो एग्जीक्यूटिव आपको गेट बैक करेंगे और आपको मेंटर से कनेक्ट करवाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपको सपोज एमबीए प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है। सो आई थिंक दे आर द एक्सपर्ट, वो आपको गाइड करेंगे उस चीज के बारे में सारा। राइट, थैंक यू। एनी अदर क्वेरी, एनीवन? Any other query? MBA. Okay, so thank you everyone. So all of you listened me patiently. मेरे को वैसे उम्मीद नहीं थी, सॉरी, कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इतनी पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स में जब भी मैंने इंटरेक्शन किया है ना, तो वो गेट का सीरियसली नाम नहीं सुनना चाहते। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है ना गेट लिखने का, हायर स्टडीज करने का, वो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को है। वही कंपनी जो आपको यहाँ पे 8-10 लाख का पैकेज दे रही है, वही कंपनी वहां पे आपको 50 लाख का पैकेज देगी। बिलीव मी, आफ्टर द गैप ऑफ 2-3 years. Right everyone? And second, we are based in Chandigarh. This is my contact number. My contact number you will find everywhere on the platforms, Engineers Career Point or Yourpedia Global. कोई वीडियो हो, कोई पोस्टर हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलेगा। आप लोगों को कोई डाउट है, क्योंकि मेरे को पता है ऐसे हेजिटेशन होती है पूछने में कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, वो सामने वाला मेरे को बाद में पूछेगा, हंसेगा मेरे ऊपर, वो होता है। कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अभी मैं नीचे आऊंगा तो मेरे से इंडिविजुअली भी आप डाउट ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, हम लोग रेडी हैं उसका आंसर करने के लिए। यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना स्टार्ट करो। रीजन उसके बात है क्योंकि उसमें आपको वो सारी चीजें आपको पता लगेंगी जो मैंने शायद अभी आधे पौने घंटे में बोला है, वो वहां पे आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगा आपको। राइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। थैंक यू।